हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के बारे में। तो देखते हैं सबसे पहले फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट क्या होते हैं। तो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट होते हैं कि कोई एटम है या फिर एटम्स का ग्रुप है जिस पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या फिर कहे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम या एटम के ग्रुप पे प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि वो जो स्पीशीज है हमारी, वो स्पीशीज हमारी फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट होती हैं। अब यहाँ पे देखें हम, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कार्बन है। कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, एक फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पी ऑर्बिटल में। ठीक है, तो ये हमारी क्या कौन सी स्पीशीज हो गई, फ्री रेडिकल स्पीशीज हो गई। और इस तरह का जो बनता है रिएक्शन के दौरान बीच में, वो हमारा फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट कहलाता है। यहाँ पे जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, 4 वैलेंसी होती है हमेशा कार्बन की। ओके, एक वैलेंसी पर जो है वो क्या है, यहाँ पे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, बाकी तीनों वैलेंसी जो है फुलफिल है। ओके, तो यहाँ पर जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब ये भी जो हमने पहले पढ़ा था कार्बन आयन, और जिसमें कार्बन आयन में जिस तरह से चेंज होता है उस तरह से यहाँ पर भी होगा इंटरचेंज। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन होता है एक, या फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। और इसकी जो नेचर होता है वो होता है पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। क्या होता है, अनुचुंबकीय नेचर होता है इसका। क्यों, क्योंकि अनुचुंबकीय हम कब देखते हैं, आपने पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, अनुचुंबकीय कब कहता है, जब हमारे स्पीशीज में या फिर एटम या ग्रुप पर किसी भी तरह का अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उसमें अनुचुंबकीयता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक ही इलेक्ट्रॉन या कहे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा होता है, नेचर में पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, इसके साथ ही ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है, तो ये कैसा है, न्यूट्रल है। इसके बाद कहेंगे हम कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है नॉर्मल केस में वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, पर यहाँ पे जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसका इंटरचेंज होता रहता है। तो यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला जो कहते हैं फ्री रेडिकल है, वो एक ट्रांजिशन स्टेट में आता है। वो अपनी ट्रांजिशन स्टेट जिसका कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है, और स्ट्रक्चर जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, वो अपने इस ट्रांजिशन स्टेट के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। ये क्या होती है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होती है, तो बहुत ही विद इन फ्यू सेकेंड्स जो है ये वापस से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, sp3 हाइब्रिडाइज्ड फ्री रेडिकल में। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, कार्बन आयन में भी होता है, अमोनिया में भी होता है, ये इनवर्स अम्ब्रेला स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, चलो, तो ट्रांजिशन स्टेट होगी यहाँ पे फ्री रेडिकल के केस में भी, और जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और उसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अब ये जो फ्री रेडिकल होता है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, उसका शेप क्या होता है, यहाँ पे शेप होता है इसका पायरामिडल शेप होता है। शेप के केस में हम क्या देखते हैं, लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन को नहीं देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि शेप के केस में सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को ही देखते हैं। तो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, शेप कैसा होता है, पायरामिडल शेप होता है। ज्योमेट्री के केस में हम पूरा इसको कंसिडर करते हैं, अगर लोन पेयर है तो उसको भी साथ में कंसिडर करेंगे। यहाँ पे अगर सिंगल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसको भी कंसिडर करेंगे। तो उस हिसाब से जो है वो क्या है, इसका ज्योमेट्री क्या है, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्पीशीज में होती है टेट्राहेड्रल, वही इसकी भी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे ये जो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है, इनके ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट की फ्री रेडिकल जो इंटरमीडिएट है वो कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली अब तक पढ़ते आए हैं, ये भी जो है वो 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी टाइप के होते हैं, जिसे 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री भी कह सकते हैं। तो प्राइमरी या फिर 1 डिग्री इंटरमीडिएट होता है, वो क्या होता है, यहाँ पे CH3 रेडिकल जो है CH3 CH2 रेडिकल, इस तरह से प्रोपेन का रेडिकल। ठीक है, तो ये सारे के सारे, मतलब कहने का ये है कि जिस भी कार्बन पर एक फ्री रेडिकल प्रेजेंट है,
ठीक है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो आगे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, प्राइमरी रेडिकल। ठीक है, प्राइमरी फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। सेकेंडरी, जिस पर प्लस जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो कहाँ होना चाहिए, अयुग्मित प्रेजेंट है तो वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो हम उसे कहेंगे सेकेंडरी फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल जो है वो फ्री रेडिकल युक्त कार्बन जो है आगे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो उसे कहेंगे हम टर्शियरी। तो ये सारे जो है दोनों, ये है आपके फ्री रेडिकल के सेकेंडरी फ्री रेडिकल के एग्जाम्पल, और ये है आपके टर्शियरी फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के एग्जाम्पल। ठीक है, थर्ड है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल है उसमें आप सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल में ये XX है, मान लो ये भी कोई हेलोजन है, मान लो कि ये Cl2 ही है, इसकी रिएक्शन प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं हम। ठीक है, तो क्या होता है, ये मान लो Cl है, इस फॉर्म में है ये, तो यहाँ पे ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसका होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है, सम्मान विखंडन हो जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो जिस वजह से यहाँ पे 2 क्लोराइड के फ्री रेडिकल मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकाश की उपस्थिति में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, और कई बार जो है वो हीट की प्रेजेंस में भी, ये तो क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में और हीट की प्रेजेंस में भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट देखते हैं कि किस तरह से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो बाय होमोलाइटिक क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के होमोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो ये है आपका होमोलाइट कोवेलेंट बॉन्ड, ये टूटेगा, टूटने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कब हो रहा है, जब इसको हीट दी जा रही है, जब इसको ताप दिया जा रहा है। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर क्या बनते हैं, 2 तरह के फ्री रेडिकल बनते हैं, 2 फ्री रेडिकल बनते हैं, ये CH5 डबल बॉन्ड O, ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, उसके बाद ये वापस से जब इसे हम ट्रीट करते हैं तो ये वापस से जो है नेक्स्ट फ्री रेडिकल बनाएगा, उसमें क्या होगा, ये जो बीच का बॉन्ड है ये भी टूटेगा। ठीक है, इसका भी समान विखंडन होगा, और एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आया है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना के क्या बना देंगे, CO2, और इस पे क्या रह जाएगा, C6H5 पे ये रह जाएगा हमारा एक रेडिकल, तो यहाँ पे 2 CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, बेंजोइल परऑक्साइड का है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम कि इसी तरीके से ये अगर मान लो स्ट्रक्चर इसको मैं इस तरह से लिखूं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे भी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका जो है होमोलाइटिक क्लीवेज करवाना है आपको। होमोलाइटिक क्लीवेज के दौरान जो है एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, तो एक तो बनेगा आपका CH3 रेडिकल, और दूसरा क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये रेडिकल अगेन जो है वापस से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और ये वाला बॉन्ड का भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, और ये आगे बनाएगा वापस से एक फ्री रेडिकल, और ये बन जाएगा आपका जो है CO। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड। कोई भी एसिड है, उसमें जो एसिड के जो सोडियम पोटेशियम सॉल्ट है, ये मान लो कि एक एसिटिक एसिड वाला, ठीक है, 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 एसिड वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि H जो है वो हट जाता है। यहाँ पे क्या होता है, एक H होता है ना ऑक्सीजन पे, वो तो हट जाता है, और उसके हटने की वजह से यहाँ पे इसका सॉल्ट बन जाता है। मान लो कि NaOH के साथ रिएक्ट करवाया तो H तो हट गया यहाँ से। मैं आपको यहाँ एक रिएक्शन बना के बताती हूँ, इस तरह से एक मान लो कि ये CH3COO H की रिएक्शन में NaOH के साथ करवाऊं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से एक H जो है वो निकल जाता है और इस OH के साथ रिएक्ट करता है, और क्या बना देता है, H2O बना देता है। और ये Na जो है आके इस पे क्या आ जाएगा, अभी प्लस आ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो प्लस आ जाएगा, और यहाँ से OH माइनस था और ये क्या था, प्लस था,
तो दोनों मिलके यहाँ क्या करते हैं, दोनों मिलके यहाँ पे दोनों मिलके यहाँ पे करते हैं CH2 COO माइनस का प्लस का फॉर्मेशन। तो यही वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि ये जो सोडियम पोटेशियम, यहाँ पे NH+ है, Kp आ सकता है, सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट है एसिड का, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है हमें। और इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो है, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा जो है वहां पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में इसको बता देती हूँ कि मान लो कि हम जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, आपने पढ़े होंगे, देखो सेल होते हैं अलग अलग तरह के। एक मान लो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, ठीक है, केमिकल सेल होते हैं, उसमें क्या होता है, इस तरह से दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। यहाँ पे होता है एनोड, यहाँ पे होता है, ये होता है एनोड, ये होता है कैथोड, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। और एनोड पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, और कैथोड पे होता है प्लस चार्ज। अब यहाँ पे कोई भी स्पीशीज आप ऐड करते हैं जो पोलर है, ठीक है, जो आयंस में टूटती है, तो जो प्लस वाला भाग होगा उस आयन का, वो कहाँ मूव करेगा, वो इस वाले पे मूव करेगा। और माइनस वाला कहाँ मूव करेगा, माइनस वाला स्पीशीज इस वाले पे मूव करेगा। वो तो किस केस में होगा, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होगा। पर हम तो क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे क्या करवाना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में क्या होता है कि ये तो था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, इलेक्ट्रोलाइसिस में साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में। ये मान लो कि दो इलेक्ट्रोड है, ये आपका कैथोड होगा, ये आपका एनोड होगा, ठीक है। अब एनोड पे क्या होगा, माइनस चार्ज होगा, एनोड पे क्या होगा, सॉरी प्लस चार्ज होगा, और कैथोड पे क्या होगा, चार्ज होगा, ऑलवेज, ठीक है। कब, किसके केस में, इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में। तो यहाँ पे अगर मैं कहूं कि ये देखो माइनस चार्ज है, तो कौन सी स्पीशीज जो है यहाँ पे, ये माइनस वाली है ना, ये माइनस वाला, ये तो क्या करेगा, ये मूव करेगा इस वाले पे, एनोड पे। और ये जो प्लस वाला है सोडियम, ये कहाँ मूव करेगा, ये मूव करेगा इस माइनस वाले पे, ठीक है, ये मूव करेगा माइनस वाले पे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमें क्या करवाना है, यहाँ पे जो CH3 या फिर कहूँ मैं कि RC≡O माइनस Na है, ये जब आप इसमें डालेंगे तो ये वाला भाग जो है वो एनोड पे मूव करेगा, और सोडियम वाला भाग जो है वो कैथोड पे मूव करेगा। और जब ये वाला भाग जो है CH3COO वाला भाग जो है एनोड पर मूव करेगा, तो यहाँ पे इसके पास जो एक माइनस चार्ज है वो क्या कर देगा, माइनस चार्ज से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एनोड को दे देगा। यहाँ पे एक माइनस चार्ज जो है वो यहाँ पे एनोड को दे देगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, इस RC≡O के पास ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया ये प्रोसेस। तो इस वजह से जो है यहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, ये जो है वो कहाँ शिफ्ट होगा, ये एनोड पे चला जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में। और सोडियम जो है वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा कैथोड पे। सोडियम जो है वो कैथोड पे मूव कर जाएगा। तो कैथोड पे मूव करने के बाद या एनोड पे मूव करने के बाद अब ये CH3C≡O माइनस, ये जो एनोड पे मूव किया है, एनोड पे अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। मैंने कहा यहाँ से एनोड पर आते ही अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रॉन ये दे देता है और फॉर्मेशन करता है यहाँ पर, यहाँ पे फ्री रेडिकल का,
तो ये हो गया ये पॉइंट, एक इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। अगेन यहाँ पे फिर वापस आप नॉर्मली क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज करवा देंगे, तो ये क्या निकल जाएगा, यहाँ से एक CO2 जो है वो रिलीज हो जाएगा, और ये R ग्रुप या फिर कह सकते हैं CH3 ग्रुप का रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएगा। R ग्रुप जो है वो आपका कुछ भी हो सकता है, वो CH3 भी हो सकता है, R ग्रुप यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, CH3 CH2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं खैर यहाँ पे लिख देती हूँ R ग्रुप ही, ये R ग्रुप, ठीक है, ये R ग्रुप का रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होती है, किस फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट की ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा होती है 3 डिग्री इंटरमीडिएट की, देन होती है 2 डिग्री इंटरमीडिएट की, देन 1 डिग्री, और फिर लास्ट में होती है CH3 रेडिकल की, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ये क्या है, बेंजीन जो है, या फिर कहे कि फिनाइल रिंग 3 है इस फ्री रेडिकल पे, तो ऑब्वियस बात है रेजोनेंस भी बहुत ज्यादा करेगा, ठीक है, उस वजह से इसकी जो है वो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, देन 2 वाले की होगी, देन 1 वाले की होगी। तो स्टेबिलिटी हमेशा यहाँ पे जैसे कार्बीन में हमने लिखा था कार्बन आयन में, वैसे वैसे यहाँ पे भी वो फैक्टर काम करते हैं, कौन से, रेजोनेंस वाले, रेजोनेंस या अनुनाद जिसे कहते हैं आप, और हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, वो वाले फैक्टर्स को हम कंसिडर करते हुए स्टेबिलिटी का आइडिया लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है जो इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे वो यूज नहीं होगा, पर नॉर्मली जो है इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे हम कार्बन आयन और उसमें देखा था हमने कार्बोकेटायन में, तो इंडक्टिव इफेक्ट भी, प्रेरणिक प्रभाव भी जो है वो स्टेबिलिटी को बताता है। तो ये सारे फैक्टर जो भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है, मैंने आपको कहा था क्लास में भी पढ़ने का, ठीक है, वो देखना आप, रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन या अतिसंयुग्मन है, इंडक्टिव इफेक्ट है, ये सारे के सारे जो है हमारे इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट है यहाँ पे रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल। तो बेसिकली फ्री रेडिकल की रिएक्शन जो है वो 2 टाइप की होती है। पहला टाइप तो है कि वो रेडिकल जो बने हैं हमारे रिएक्शन के दौरान वो खुद से ही रिएक्ट कर ले, या फिर किसी दूसरे इंटरमीडिएट के साथ जो है वो एसोसिएट होके कंपाउंड का फॉर्मेशन करे। तो यहाँ पे CH3 रेडिकल CH3 खुद के साथ ही, CH3 दूसरे सेम रेडिकल के साथ ही रिएक्ट करके यहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन कर देता है। इसके अलावा दूसरे में कि ये CH3 रेडिकल किसी क्लोराइड रेडिकल के साथ रिएक्ट करके जो है वो CH3Cl का फॉर्मेशन करता है, हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन करता है। दूसरा केस है यहाँ पे कि फ्री रेडिकल दूसरे टाइप से भी हो सकता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के द्वारा भी हो सकता है, असमानुपातन, किसी भी सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के डिसप्रोपोर्शनेशन द्वारा, किसी भी सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के डिसप्रोपोर्शनेशन द्वारा भी हम यहाँ पे फॉर्मेशन कर सकते हैं ये फ्री रेडिकल का। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे कि कैसे होता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने 2 रेडिकल लिए हैं सेम टाइप के, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो CH3 रेडिकल है यहाँ से एक हाइड्रोजन टूटेगा और इसी तरह के जो दूसरे रेडिकल है उसके साथ जाके जुड़ जाएगा। तो मान लो कि जैसे ये CH3 है, इसको मैं इस तरह से लिख दूं, ये मान लो CH2 है, उसके साथ एक H जुड़ा हुआ है। क्या होता है, यहाँ पे जो ये बॉन्ड है CH3, यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज होता है इस बॉन्ड का, ठीक है, और ये जो है वो इस तरह से टूट जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाता है, इस CH2 पे आ जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है,
रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब ये जो दोनों रेडिकल हैं ये आपस में क्या कर देंगे, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे इस तरह से। ये देखो, इस पर भी एक रेडिकल था, इस पर भी एक रेडिकल था, दोनों ने आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया और एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। ओके, दूसरा केस है कि ये जो H रेडिकल यहाँ से बना था, इसने जाके इस वाले पे अटैक किया और यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे आया था, मान लो कि ये था हमारा रेडिकल एक, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन अपना रेडिकल लेके आया और यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, जिस वजह से ये जो है वो एल्केन का फॉर्मेशन हमारे पास हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह की जो रिएक्शंस होती है उसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये था आपका फ्री रेडिकल वाला